क्या आपको पता है कि अगले 2 से 10 सालों में भारत और दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे कौन से हैं? चलिए उसको जानते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट आ गई है जिसका नाम है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026, जिसमें बताया गया है कि अगले 2 सालों के लिए और 10 सालों के लिए सबसे बड़े खतरे भारत और दुनिया के लिए कौन से हैं। और सीधी सी बात है, अगर हमें खतरे पता चल ही रहे हैं तो उससे बचने के लिए प्रयास तो किए ही जा सकते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है केवल और आप देख रहे हैं दृष्टि आइज का यह करंट अफेयर प्रोग्राम। और हम बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि रिपोर्ट लेकर कौन आया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेकर आई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में अस्तित्व में आई थी और इसका मुख्यालय है जिनेवा में, यानी कि स्विट्जरलैंड में। और हर एक साल में इसकी बैठक दावोस में होती है। और यह ऐसा संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय तो है लेकिन गैर सरकारी है, यूएन का संगठन नहीं है, बल्कि 1971 में जो क्लास श्वाब हैं वो इसे अस्तित्व में लेकर आए थे। और यहां पे अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग जो पहल है, अलग अलग जो विषय हैं, उनके जो प्रमुख लीडर्स होते हैं वो यहां पर बैठते हैं, विचारों को साझा करते हैं। अब बात है कि यह पहला संस्करण भी नहीं है, यह 21वां संस्करण है ग्लोबल रिपोर्ट का, वो भी रिस्क से संबंधित। ठीक है, तो बात है कि कैसे रिपोर्ट तैयार हुई। तो अलग अलग जो विषय थे, जो मुद्दे थे, चैलेंजेस थे, जो टॉपिक थे, उनसे जुड़े हुए अलग अलग जो लीडर्स थे, 1300 से अधिक लीडर से बात की गई, उनसे अनुमान लिया गया। और एक जनमत सर्वेक्षण 11,000 से अधिक लोगों को कराया गया 116 देशों में। इस आधार पर यह रिपोर्ट तैयार हुई है। अब इस रिपोर्ट में सिर्फ यही जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं लेके आ रहा है, और बहुत सारी महत्वपूर्ण लेके आता है, जैसे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, आपने सुना होगा, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, जेंडर गैप रिपोर्ट, फिर उसके बाद ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, फिर उसके बाद वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। ये सारे सूचकांक बड़े महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। फिर बात की जाए आगे बढ़ने से पहले की एक महत्वपूर्ण सूचना की कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी बहुत सीरियस तरीके से कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक सीमित समय में आपका जीएस का कंप्लीट, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, समग्र तैयारी हो जाए, तो उसके लिए जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स है बेस्ट। क्योंकि ये लाइव ऑनलाइन है, आपने घर से कभी भी, कहीं से भी, किसी भी शहर से, कॉलेज के साथ, जॉब के साथ इसे तैयार कर सकते हैं। कोर्स शुरू हो रहा है हिंदी मीडियम के लिए 3 फरवरी से, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम के लिए 4 फरवरी से, और उसके बाद इंग्लिश मीडियम के लिए 5 फरवरी से। इंग्लिश मीडियम का मतलब ये होता है हिंदी और इंग्लिश मिक्स भाषाओं में पढ़ाया जाएगा, स्टडी मटेरियल इंग्लिश में मिलेगा। और ना सिर्फ क्लास मिलेंगी बल्कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको पर्याप्त टेस्ट मिलेंगे, स्टडी मटेरियल, वो भी कलर्ड प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे और आपके घर में आपको मिलेंगे। तो ये सब कुछ जो मिलने वाला है यह 24,999 रुपए में मिलने वाला है। और अगर आप चाहते हैं इसमें भी आपको छूट मिल जाए तो करना यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, और 3 लिंक है दरअसल, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम। जिस मीडियम में एडमिशन लेना है उस पर जाके क्लिक कीजिए, कूपन कोड अप्लाई कीजिए, कैपिटल में वहां पे बाय नाउ में जाके कूपन कोड अप्लाई करना है KEVAL, और 10% फीस इसकी कम हो जाएगी। अब बात आई है कि इसमें क्लासेस कब तक मिलेंगी। तो आप क्लास एक बार देख लिए तो ऐसा नहीं कि उसके बाद दोबारा नहीं देख पाएंगे, आप रिवीजन चाहे जितनी बार करिए, क्योंकि 1.5 साल तक सारी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। जितनी बार उतनी बार आप देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। हम टॉपिक पर आते हैं। 2 साल के लिए पहले हम देखते हैं जो प्रमुख चुनौतियां हैं, फिर 10 साल के लिए, फिर भारत के लिए, फिर कुछ प्रमुख चुनौतियों को अलग से भी देखेंगे। देखिए, एक तो है जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद सोशल पोलराइजेशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, स्टेट बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, फिर साइबर सिक्योरिटी है, इनइक्वालिटी है, फिर उसके बाद ह्यूमन राइट और सिविक फ्रीडम का मुद्दा है, पॉल्यूशन का एक मुद्दा है जो पर्यावरण से संबंधित है, और उसके बाद माइग्रेशन का, प्रवासन का एक बड़ा मुद्दा है दुनिया भर में। इनमें से जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको जरा पास से देखते हैं। जैसे भू आर्थिक टकराव हम देखें, जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन, यानी कि एक सबसे बड़ा जोखिम इस बार इन 2 सालों में इसे बताया गया। आप देख सकते हैं जिस तरह से हम देखते हैं कि टैरिफ लगाए जा रहे हैं, ये क्या है, इसी का उदाहरण है। ये अपने आप में क्या है, व्यापारिक हथियार की तरह काम कर रहे हैं। जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जैसे कि कभी किसी देश पर कोई ग्रुप प्रतिबंध लगा रहा है या कोई देश प्रतिबंध लगा रहा है, जैसे अमेरिका ने हाल में प्रतिबंध लगा दिया ईरान पे, इसी प्रकार से अलग अलग देश या अलग अलग संगठन कुछ खास देशों को चुन करके जब प्रतिबंध लगाते हैं तो ये एक व्यापारिक हथियार की तरह काम करता है। टैरिफ का उपयोग जो हो रहा है, जैसे कहा जा रहा है कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया, पहले लगाया 25, फिर बोला कि आप रूस से तेल लेते हैं तो हम 25 और लगाएंगे 50, फिर कहा कि अगर आप ईरान से व्यापार करेंगे तो हम 25 और लगाएंगे 75। तो ये क्या है, व्यापारिक हथियार है। फिर उसके बाद ये सबसे बड़ा है, देखिए खतरा इस बार का, भू आर्थिक टकराव। फिर उसके बाद है भ्रामक सूचना और दुष्प्रचार। आज की डेट में देखिए ये मुद्दा नया नहीं है,
फेक न्यूज पुराना मुद्दा है, लेकिन एआई के बाद यह और बड़ा हो गया है, व्यापक हो गया है। तो डीप फेक के कारण क्या होता है, फोटो वीडियो बना के, आवाज कॉपी करके किसी को भी गलत इंफॉर्मेशन के साथ प्रेजेंट किया जा सकता है। तो यह सामाजिक भरोसे को खत्म कर रहा है। फिर सामाजिक ध्रुवीकरण भी एक मुद्दा हम देखें तो समाज में ना एक पोलराइजेशन दिखता है, समाज के एक वर्ग एक साथ दिख रहे हैं, एक वर्ग एक साथ दिख रहे हैं। भारत हो या दुनिया, हर जगह यह देखने को मिल रहा है। और इस ध्रुवीकरण में क्या है कि जो अपना ध्रुव है, अपना जो एकजुट है ग्रुप है, दूसरे ग्रुप से अपने आप को बहुत ही अलग देखता है, अलग मानता है और उससे हिंसा का खतरा बनता है। फिर उसके बाद हम देखें अत्यधिक मौसम की घटनाएं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, चाहे हम देखें बाढ़ की समस्या हो, सूखे की समस्या हो, सुनामी की समस्या हो, भूकंप की समस्या हो, ज्वालामुखी की समस्या हो, ये भी खतरे अभी अगले 2 सालों के लिए बहुत बड़े हैं। और ये चौथे स्थान पे है। 5वें स्थान पर राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष है। अब देखिए, राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि राज्य लोगों पे संघर्ष कर रहा है, यानी कि ऐसा संघर्ष जिसमें कम से कम 2 पक्ष हैं कोई संघर्ष में, तो एक पक्ष एटलीस्ट सरकार है, जैसे सीमा पर हो सकता है, जैसे भारत पाकिस्तान का विवाद, भारत चीन का विवाद, भारत बांग्लादेश का विवाद, या फिर एक पक्ष भारत सरकार का है, दूसरा कोई क्षेत्रीय गुट है, जैसे नक्सल का ही समस्या है या कोई और ऐसे ही गुट की समस्या है, वो जो विवाद होंगे वो इसमें आ जाएंगे। अब उसके बाद कुछ प्रमुख जो अगले 10 साल में होंगे, तो देखिए पहले नंबर पे हम 2 सालों में देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा था भू आर्थिक टकराव का, लेकिन अगले 10 सालों में जो रैंक करता है वो पर्यावरण का मुद्दा है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन इवेंट्स। तो अगले 10 सालों में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पहले नंबर पे चले जाएंगे, जो कि यहां पर हम देखें तो चौथे नंबर पे हैं शुरुआत के 2 साल में, यानी कि इनकी भी रैंक देखिए बदल रही है। और यहां पे दूसरे नंबर पे है बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स, यहां भी पर्यावरण का मुद्दा दूसरे नंबर पे है, सबसे बड़ी खतरे की घंटी। तीसरे नंबर पे भी क्रिटिकल चेंज टू अर्थ सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, उसकी वजह से जो बदलाव होता है, ये खतरा तीसरे नंबर पे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन, गलत सूचनाएं साझा होना चौथे नंबर पे है। फिर एडवर्स आउटकम ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज, हमने देखा जो 2 साल वाला खतरा है वो एआई वाला यहाँ पे 5वें नंबर पे है 10 साल के लिए। फिर नेचुरल रिसोर्स शॉर्टेज, देखिए हम देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट जो है, आप देखिए कितना बड़ा उसका शॉर्टेज है। कुछ ही देश हैं जिसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, लोग इसकी तरफ भाग रहे हैं। और उसी के विकल्प के रूप में हम देखते हैं ग्रीनलैंड को देखने का प्रयास करता है अमेरिका। तो रेयर अर्थ मिनरल भी एक वजह है, एलिमेंट है जो हम कहेंगे, तो उसके लिए भी प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा मिले क्योंकि उसकी शॉर्टेज है। फिर उसके बाद इनइक्वालिटी, विषमताएं बढ़ रही हैं, आर्थिक विषमता बढ़ रही है, लैंगिक विषमता बढ़ रही है। आप देखिए पर कैपिटा इनकम, हम एक औसत तो निकाल सकते हैं, क्या हर व्यक्ति की आय लेकिन एक समान है? नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कमा रहा है, बहुत कम कमा रहा है। और आर्थिक विषमता, ये दूरी जो है बढ़ती जा रही है और अगले 10 सालों में और बढ़ेगी संभावना है। साइबर इनसिक्योरिटी की संभावना, यही के बाद तो और ज्यादा। फिर उसके बाद सोसाइटल पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण भी 9वें नंबर पे है और पॉल्यूशन 10वें नंबर पे है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो हम इसमें भी अगर शुरू के 5 वालों को और 5 से देखें तो लंबे समय में दुनिया का नंबर 1 जोखिम कारण रहेगा 10 साल के लिए मौसम वाला। फिर उसके बाद जैव विविधता दूसरा है। फिर तीसरा पृथ्वी प्रणालियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, जैसे कि टिपिंग पॉइंट। अब जैसे टिपिंग पॉइंट, एक पॉइंट आप याद रखिएगा, टिपिंग पॉइंट का मतलब यह हुआ कि ऐसा नुकसान जिसके बाद अब उसकी भरपाई संभव नहीं हो पाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम कहें कि जो प्रवाल भित्तियां हैं उस हद तक प्रवाल भित्ति हो चुकी है कि वह टिपिंग पॉइंट को क्रॉस कर चुका है, मतलब कि अब जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी प्रवाल भित्तियों को लेकर के। उसी प्रकार से अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग चीजें टिपिंग पॉइंट में आती हैं अलग अलग जगह पे। जैसे कि एक टिपिंग पॉइंट आपका जो ध्रुव में बर्फ है उनका जो पिघल रहा है उसकी वजह से समस्या हो रही है, उसके लिए भी एक टिपिंग पॉइंट है, अलग अलग है। फिर उसके बाद हम देखें चौथे नंबर पर भ्रामक सूचना है, 5वां एआई प्रौद्योगिकी के प्रतिकूल जो परिणाम होंगे। चलिए भारत के लिए देखते हैं, साइबर सिक्योरिटी पहले नंबर पे है, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है साइबर सिक्योरिटी। और अब देखिए अगला इनइक्वालिटी, वेल्थ को लेकर के, इनकम को लेकर। देखिए ये जो है ना, जो आर्थिक विषमता, ये मुद्दा दुनिया का नहीं भारत का भी है, तो यहाँ पे ये भी रैंक कर ही रहा है। और इनसफिशिएंट पब्लिक सर्विस एंड सोशल प्रोटेक्शन,
जैसे कि शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेंशन की जो व्यवस्थाएं हैं वो कमजोर पड़ेंगी और उसका खतरा बढ़ेगा। तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे इकोनॉमिक डाउन टर्न है, यानी कि देखिए महंगाई, मंदी, सबका डर बना हुआ है। फिर उसके बाद पांचवें नंबर में स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि प्रॉक्सी, सिविल वार्स, कूप्स, टेररिज्म, ईटीसी। तो जो क्षेत्र में हम देखते हैं, जो थे कुछ क्षेत्रीय संगठन, एक अलगाववादी संगठन या एक्सट्रीमिस्ट जो संगठन है, उनकी वजह से भी एक खतरा बना हुआ है पांचवें नंबर पे। तो भारत के लिए जो प्रमुख खतरे हैं इस रिपोर्ट में, दुनिया के लिए जो प्रमुख खतरे हैं, उसका एक मोटा अंदाजा आपको रहे। और उसमें भी अगर हम देखें इन्हीं खतरों में, तो बहुध्रुवीयता बनाम बहुपक्षवाद एक मुद्दा सामने आता है। अब यहाँ पे देखिए प्रतिस्पर्धा का युग है, एज ऑफ कंपटीशन है। यहाँ पे एक बहुध्रुवीयता है वर्ड आ रहा है, एक बहुपक्षवाद आ रहा है। दोनों में अंतर क्या है? बहुध्रुवीयता का मतलब ये है मल्टी पोलैरिटी। दुनिया में कई ताकतवर देश हैं और अपने हिसाब से दुनिया में चीजें चलाने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक तरफ अमेरिका कुछ कर रहा है, एक तरफ रूस कुछ कर रहा है, एक तरफ यूरोपियन यूनियन अपना एकजुट होकर कर रहा है, एक तरफ चाइना कर रहा है। फिर हम देखें एक होता है मल्टीलैटरलिज्म, बहुपक्षवाद। इसका मतलब क्या होता है कि कई देश मिल गए और एक संगठन, एक समूह के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, अपना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये होता है बहुपक्षवाद। और बहुध्रुवीयता में अकेला ही अपना एक नैरेटिव, अपना एक प्रेशर बना रहा होता है कोई देश। तो इन दोनों में अंतर है। ज्यादा बेहतर कौन सा है इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। फिर उसके बाद हम देखें तो इस पूरी व्यवस्था में सवाल हो सकता है इसी से आ जाए कि कौन सा व्यवस्था ज्यादा बेहतर है। क्या बहुध्रुवीय व्यवस्था बेहतर हो सकती है या नहीं हो सकती, ये आपको समझना होगा। अंतर तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर उसके बाद हम देखें आगे तो आर्थिक चुनौतियों में एक कर्ज का संकट बढ़ेगा, क्योंकि कर्ज, बहुत देश ऐसे हैं जो हर बार उन्हें ऋण की जरूरत पड़ती जा रही है, उनके ऋण बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में ऋण का स्तर लगातार कई विकासशील देशों में ज्यादा बढ़ रहा है। फिर उसके बाद हम देखें बूमरैंग इन्फ्लेशन। अब बूमरैंग इन्फ्लेशन क्या है? देखिए टैरिफ की जो बाधा आ रही है, जो व्यापार में बाधा आ रही है, जो बहुत सारे हम कह सकते हैं कि निषेध लगाए जा रहे हैं, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ेगी। ईरान में हम देखें तो क्या हुआ, महंगाई बढ़ी, ईरानियन रियाल की कीमत गिर गई। फिर उसके बाद एसेट्स बबल की बात आती है। एआई जैसी जो तकनीक आ रही हैं उसकी वजह से क्या होगा, बाजार में ना अत्यधिक निवेश के कारण बाजारों में कृत्रिम तेजी आएगी और उसके फटने का डर रहेगा। बुलबुला आपने देखा है, तेजी से बड़ा होता है और फट जाता है। यही बाजार में होगा। एआई आने के बाद निवेश तेजी से बढ़ेंगे, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, और हो सकता है कोई तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट अचानक से धड़ाम हो जाएगा। वो खतरा बना हुआ है। चलिए अब उसके बाद एआई का जोखिम मैंने आपको बताया ही था, एक श्रम बाजार को प्रभावित ये नहीं कर रहा है। पहले तो ये था कि जब मशीनें आई थी तो लोग कह रहे थे लोगों का काम यह ले लेगा, तो जो काम कुछ इंसान मिलकर करते थे वो मशीन कर लेती थी, तो लोगों ने मशीन चलाना सीखा। फिर जब एआई आ गई तो एआई अब व्हाइट कॉलर जॉब ले रही है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर्स तक की जॉब ले रही है, क्योंकि डॉक्टर जो असेसमेंट कर सकते हैं, जो इंजीनियर कर सकते हैं, जो रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, वो एआई भी कर रहा है। तो ऐसी जॉब को भी एआई देखें तो टेक ओवर कर रहा है। फिर उसके बाद क्वांटम छलांग। देखिए क्वांटम कंप्यूटर भविष्य में आते हैं तो इसका एक खतरा बना हुआ है कि ये क्वांटम कंप्यूटर आज के कंप्यूटर से कहीं गुना तेज होंगे और एक तरफ एआई होगा, एक तरफ क्वांटम कंप्यूटर होंगे, और जब ये साथ होंगे तो ये स्थिति होगी कि जो हम कहते हैं कि इंटरनेट में सिक्योरिटी अवेलेबल है, जो ये हम कहते हैं कि इंटरनेट में हम बहुत सारी सुरक्षाएं दे पा रहे हैं, वो सुरक्षा प्रणालियां कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत तेजी से खतरनाक तरीके से काम करेंगे। हालांकि एआई का हर जगह कंट्रोल मुश्किल भी ला सकता है, जैसे कि हम देखें हथियारों में एआई आ जाएगा तो हो सकता है कोई हैक कर ले, उल्टे हथियार चलने लग जाएं, कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। फिर उसके बाद हम देखिए पर्यावरण में अल्पकालिक और दीर्घकालिक का जो मुद्दा है, हम देखते हैं 10 वर्षों के क्षितिज में अत्यधिक मौसम की घटनाएं, जैव विविधता की हानि और पृथ्वी की प्रणालियां, जैसे मैंने क्या कहा था उदाहरण टिपिंग पॉइंट का, उन समय परिवर्तन देखने को मिलेगा। और यह हम देखें तो अगले 10 वर्षों में शीर्ष कौन से 3 मुद्दे थे, वह पर्यावरण के ही थे। यानी कि पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा है अगले 10 वर्षों में, यह हमें इस रिपोर्ट से पता चलता है। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले एक निष्कर्ष पर आते हैं कि इस प्रतिस्पर्धात्मकता दुनिया में सहयोग अपरिहार्य है, और जब ये पता है कि आने वाले समय में ये चुनौतियां आ सकती हैं तो दुनिया भर के देशों को एक होकर के
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है वहां पे इन मुद्दों पर एक आम राय बनानी चाहिए और इच्छुक देशों के समूह के माध्यम से विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद देखिए, जागरूकता, शिक्षा, डिजिटल साक्षरता अगर हम बढ़ाएंगे, लोग ज्यादा शिक्षित होंगे, डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी, तो चाहे साइबर अपराध हो, चाहे पोलराइजेशन हो, चाहे पर्यावरण की समस्या हो, एक ग्राउंड लेवल पर व्यक्ति के स्तर पर भी सॉल्व होने की कोशिश की जाएगी, व्यक्ति के माध्यम से ही, बिना सरकार के प्रयास किए। तो जब प्रयास रूट लेवल से होंगे तो हम जरूर और बेहतर करेंगे। चलिए अब आते हैं हम एक छोटी सी जानकारी के साथ, सवाल के साथ में। चलिए सवाल यहां पे आपके लिए मैं अलग से पूछ देता हूं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किस वर्ष अस्तित्व में आया? और यह जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई है, यह कौन सा संस्करण है? और तीसरा सवाल यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहां पर है? और चौथा सवाल एक और है कि अगले 10 वर्षों में सबसे बड़ा खतरा किस चीज का है, और अगले 2 वर्षों के लिए सबसे बड़ा खतरा किस चीज का है इस दुनिया के लिए? चलिए मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले सेक्शन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।